ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं सुशील कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से कक्षा 11 बही खाता तथा लेखा शास्त्र अध्याय विनिमय विपत्र। आज हम इस अध्याय पर अध्ययन करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया है विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विनिमय पत्र के विषय में कि विनिमय पत्र क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान करने का आदेश देता है। अर्थात एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को माल बेचा है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा है, तो माल जो बेचा है वो उधार बेचा है, उसके संबंध में उधार माल बेचने के संबंध में एक प्रपत्र लिखा जाता है जिसे विनिमय पत्र कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई माल आज बेचा है, अमुक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद इसका भुगतान करूंगा, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को यह है कैसे विश्वास रहे कि वह 2 महीने 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भुगतान कर देगा। तो इसके लिए वह एक प्रपत्र लिखता है। उस प्रपत्र को जिस पर यह लिखा जाता है कि धनराशि मैं निश्चित अवधि पर भुगतान कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए ये आपका विनिमय पत्र इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से विनिमय पत्र होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट, धनराशि, दिनांक और इस पर लिखा है स्पष्ट रूप से कि इस तिथि के 3 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशित व्यक्ति को 50,000 रुपये केवल देने का कष्ट करें जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। स्वीकृत हस्ताक्षर, और यहाँ पर ये मिस्टर राम कुमार, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए लिखा है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने विनिमय पत्र का एक नमूना पेश कर रहा हूँ कि विनिमय पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार का ये होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसकी परिभाषा देखिए। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित और शर्त रहित आदेश पत्र होता है जिसके द्वारा वह किसी व्यक्ति विशेष को यह आदेश देता है कि एक निश्चित धनराशि व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार प्रपत्र धारक को भुगतान कर दी जाए। अर्थात हम यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं कि मिस्टर राम कुमार ने मिस्टर कृष्ण कुमार को माल बेचा है, जिसके संबंध में आपको एक उदाहरण के तौर पर विनिमय पत्र का नमूना भी दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अब माल बेचने वाला व्यक्ति मिस्टर राम कुमार और खरीदने वाला व्यक्ति कृष्ण कुमार, ये आपके सामने। अब ये तो इसका अर्थ और इसकी परिभाषा हुई। अब आते हैं इसके पक्षकार पर। विनिमय विपत्र के कितने पक्षकार होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसको, विनिमय विपत्र के 3 पक्षकार होते हैं। एक लेखक या आहर्ता, उसको लेखक या आहर्ता कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहेंगे ड्रॉवर। यह वह व्यक्ति होता है जो माल बेचता है, विनिमय पत्र लिखता है और अपने स्वयं के हस्ताक्षर भी करता है, अर्थात माल का विक्रेता, बिल का लेखक, ड्रॉवर। इसके बाद इसका दूसरा पक्षकार होता है स्वीकर्ता या आहारी। स्वीकर्ता या आहारी उसे कहते हैं जो व्यक्ति माल क्रय करता है या विपत्र पर स्वीकृति देता है, इसको बोलते हैं ड्रॉवी। तीसरा इसमें पक्षकार आता है प्राप्तकर्ता या अदाता।
प्राप्तकर्ता या दाता वह व्यक्ति होता है जिसे विपत्र पर लिखी धनराशि प्राप्त करनी होती है। यह लेखक या बैंक बेचान पात्र बिल का प्राप्तकर्ता हो सकता है। देखिए, तीसरे व्यक्ति पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसने माल बेचा है, वह भी हो सकता है। यदि किसी कारणवश उसने वह विपत्र बैंक में भेज दिया है या अपने किसी साथी व्यापारी को बेचान कर दिया है, दे दिया है, या बैंक में संग्रह के लिए जमा कर दिया है, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है, किसी के पास भी वो विपत्र जा सकता है, तो वह तीसरा व्यक्ति इनमें से कोई भी हो सकता है। विनिमय पत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके पक्षकार के बाद अब हम इसमें क्रियात्मक प्रश्न की बात करेंगे। उससे भी पहले मैं विनिमय पत्र की कुछ विशेषताएं आपको बताना चाहूँगा। जैसे विनिमय पत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि वह लिखित और शर्त रहित होता है। दूसरा, वह लेखक के द्वारा लिखा जाता है, विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है और उस पर उसके हस्ताक्षर भी होते हैं। तीसरा, लेखक अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात विक्रेता से भी हस्ताक्षर कराकर स्वीकृति लेकर अपने पास उसको रखता है। यह इसका प्रमाण होता है कि वह 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने बाद इसका भुगतान करेगा। प्रमाण के रूप में उसके पास ये रहता है। अगला, यह नियमानुसार बेचान किया जा सकता है। बेचान करने के लिए एक कंडीशन आ जाती है इसमें कि जिस व्यक्ति को बेचान किया जा रहा है उसको दी जाने वाली राशि उसके विनिमय पत्र के जस्ट बराबर हो, या यदि ये राशि भुगतान की जाने वाली अधिक है तो उसमें नगद भुगतान भी दिया जा सकता है। आइएगा देखते हैं हम इसका एक क्रियात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने एक परफॉर्मा लिया है और उससे भी पहले हमने एक प्रारूप देखा है विनिमय पत्र का। उस प्रारूप के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ पर कि 1 जनवरी को मिस्टर राम कुमार ने मिस्टर कृष्ण कुमार को 10,000 रुपये का माल बेचा है। तो यहाँ पर देखिएगा, जनवरी 1, 2020 माल बेचा गया है। तो कृष्ण कुमार डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड। ये माल बेचा गया है 10,000 रुपये। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हम एक बात और देख लें कि दोनों पक्षों में प्रविष्टियां की जाती हैं। प्रश्न में, क्रियात्मक प्रश्न में जैसा भी आपको कहा जाए आप ठीक वैसा ही करें। यदि एक पक्ष में प्रविष्टि करने के लिए कहता है तो एक पक्ष में करें, दोनों में कहता है तो दोनों पक्ष में प्रविष्टियां इसकी कर सकते हैं। आइएगा, मैं आपको दोनों पक्षों में प्रविष्टियां करके दिखा रहा हूँ। मिस्टर कृष्ण कुमार जो कि क्रेता हैं, जिन्होंने माल खरीदा है, तो देखिए उनके यहाँ पर क्या प्रविष्टि होती है। जनवरी 1, 2020 ये विक्रेता हैं, तो ये क्रेता हैं। खरीदने पर क्या प्रविष्टि होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम कुमार फॉर गुड्स 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों पक्षों में प्रविष्टियां कर रहे हैं, विक्रेता और क्रेता, माल बेचने वाला और खरीदने वाला। अब विक्रेता को यह कैसे विश्वास रहे या कैसे उसको ज्ञात रहे कि वो कब देगा इसका भुगतान, इसका पेमेंट कब करेगा। मिस्टर कृष्ण कुमार बोलते हैं कि जी मैं 3 महीने बाद इसका भुगतान कर दूंगा। तो 3 महीने के लिए मेरे पास क्या प्रमाण है भाई, 3 महीने के लिए मेरे पास क्या प्रमाण है। अतः वो उनको बोलते हैं कि भाई साहब मैं एक प्रपत्र लिख रहा हूँ और आप जो है उस पर दस्तखत कर देना, हस्ताक्षर कर देना
और वो मुझे दे देना ताकि प्रमाण के रूप में मेरे पास रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर राम कुमार ने मिस्टर कृष्ण कुमार के ऊपर एक विपत्र लिखा जिसे मिस्टर कृष्ण कुमार ने सिग्नेचर करके मिस्टर राम कुमार को वापस कर दिया। तो बिल लिखना और उस पर सिग्नेचर करके हस्ताक्षर करके वापस कर देना, इन सब की एक प्रविष्टि यहाँ पर देखिए BR, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र, BR अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कृष्ण कुमार। फॉर बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अमाउंट सेम रहेगी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने स्वीकृति प्राप्त की है अर्थात बिल अपने पास ले लिया है, तो भैया बिल इन्होंने दिया होगा, इन्होंने साइन करके दिए होंगे, तो प्रविष्टि इनकी यहाँ पर भी होगी। देखिएगा क्या होती है, मिस्टर राम कुमार फॉर डेबिट, मिस्टर राम कुमार डेबिट टू BP for bills acceptance given 10,000 रुपये। अब यहां पर देखिए ये स्वीकृता प्राप्त कर रहे हैं, ये स्वीकृता दे रहे हैं, तो इनके लिए मिस्टर राम कुमार के लिए ये होगा BR बिल्स रिसीवेबल अर्थात प्राप्य विपत्र जिस पर भुगतान प्राप्त करना होता है। दूसरा, मिस्टर कृष्ण कुमार जिन्होंने बिल पर स्वीकृति दी है वो भुगतान देंगे, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल्स अर्थात देय विपत्र, इस पर भुगतान मुझे निश्चित तिथि के बाद करना है। चलिए इसके बाद आते हैं, अब कभी 3 महीने भी पूरे ही होने हैं। 1 जनवरी को बिल लिखा गया, इन्होंने 3 महीने का समय मांगा कि मैं 3 महीने बाद भुगतान करूंगा, तो भैया 3 महीने भी कभी ना कभी तो पूरे होंगे ही, पूरे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, मिस्टर राम कुमार 3 महीने की अवधि पूर्ण होने के बाद मिस्टर कृष्ण कुमार के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब ये बिल है, इसका पेमेंट करो। बोलते हैं जी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए आपको कुछ समय और दिया, 1 जनवरी से 31 मार्च को आपके 3 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 दिन और देता हूँ, तो आप 3 दिन के लिए और फ्री हैं, 3 दिन बाद आप भुगतान कर दीजिएगा। तो देखिएगा भुगतान की क्या प्रविष्टि करेंगे, यहाँ पर मिस्टर राम कुमार के पक्ष में कैश अकाउंट डेबिट टू BR फॉर बिल्स पेमेंट रिसीव्ड, फॉर बिल्स पेमेंट रिसीव्ड 10,000 रुपये। इसके बाद इन्होंने तो भुगतान प्राप्त किया है, इन्होंने भुगतान किया है, जब ये भुगतान कर रहे हैं तो इनके यहाँ पर भी प्रविष्टि करेंगे। क्या प्रविष्टि होगी देखिएगा, यहाँ पर इनका BP इनके पास वापस आ जाएगा और टू कैश, कैश इनके पास से चला जाएगा। फॉर बिल्स पेमेंट पेड, बिल का भुगतान किया। माल बेचा गया, माल खरीदा गया, बिल लिखा गया, अब बिल का भुगतान भी हो गया। मैंने यहाँ पर आपको इसमें बताया कि ये इनको 3 दिन का समय और देते हैं, मिस्टर कृष्ण कुमार को 3 दिन का समय और देते हैं। ये जो 3 दिन का समय होता है इसको बोलते हैं अनुग्रह दिवस। क्या बोलते हैं इसको, अनुग्रह दिवस। ये 3 दिन बिल की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद बिल की अवधि में जोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 जनवरी को हमने ये बिल लिखा था, माल बेचा था, बिल लिखा था, उसके बाद 3 दिन इसके कहाँ पर पूरे होंगे, 3 दिन इसके पूरे होंगे, 3 महीने पूरे होंगे 1 जनवरी से 31 मार्च। 31 मार्च के बाद 3 दिन और जोड़ देते हैं हम उसमें,
4 अप्रैल अर्थात चौथे दिन भुगतान अवधि पूर्ण होने के बाद 3 दिन जोड़ने के पश्चात चौथे दिन भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर डेट आप डालेंगे अप्रैल 4, 2020, अप्रैल 4, 2020। अब यहाँ पर पहली जो परिस्थिति है वो पूर्ण हो जाती है। परिस्थितियाँ इसमें आती हैं चार परिस्थितियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। पहली परिस्थिति पूर्ण हो जाती है, माल बेचा गया, बिल लिखा गया, भुगतान हो गया। दूसरी परिस्थिति, ये पहली स्थिति होती है। दूसरी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? दूसरी परिस्थिति में यदि ये मिस्टर राम कुमार हैं, 3 महीने बाद इनको पेमेंट मिलना है, इनको पेमेंट की आवश्यकता तो आज है भाई, इनको भुगतान आज चाहिए, तो ये क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? ये लास्ट वाली एंट्री, वो उसी दिन बैंक में जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे इस बिल का पेमेंट चाहिए। ऐसी स्थिति में कंडीशन नंबर 2, ये बैंक में गए और बैंक से इसका भुगतान, विपत्र का भुगतान ले लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR फॉर बिल डिस्काउंटेड। बैंक में 10,000 रुपये का बिल जमा किया और पेमेंट ले लिया, जो उनके खाते में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर भुगतान कितना होगा? अब बैंक वालों ने भाई फ्री में तो अपनी दुकान खोली रखी, फ्री में तो अपना कार्यालय ऑफिस नहीं खोल रखा है, वो उसके लिए कुछ चार्ज लेते हैं। व्यापारी ने जो बिल बैंक में जमा किया और उसके बदले में कुछ पेमेंट जो 3 महीने बाद मिलना था, वो पेमेंट आज ही ले लिया, तो उसके बदले में कुछ उनको एक्सचेंज देना होता है, जिसको डिस्काउंट कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये का बिल है जी, 3 महीने का बिल है और 5% की दर से ये बुनाया गया है। ₹125 आपका डिस्काउंट आ गया जी। 125, 10,000 में से माइनस कर दीजिएगा इसको, 9,875। ये बिल बैंक से बुना लिया गया। अर्थात दूसरी परिस्थिति यहाँ पर आ जाती है कि विपत्र को कृष्ण कुमार 3 महीने बाद भुगतान देने वाले थे, लेकिन उनको पैसे की आवश्यकता आज है, उन्होंने आज ही उसको बैंक से बुनाकर अपने पैसे प्राप्त कर लिए। बदले में उसके कुछ उन्होंने एक्सचेंज दिया, जो डिस्काउंट के रूप में हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब ये पेमेंट तो इन्होंने आज ले लिया जी, लेकिन मिस्टर कृष्ण कुमार को इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। मिस्टर कृष्ण कुमार इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है, वो तो 3 महीने बाद इसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर उनके जर्नल में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी। यहाँ पर नो एंट्री, यहाँ पर कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। इसके बाद आती है कंडीशन नंबर 3। तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि तीसरी कंडीशन में मिस्टर राम कुमार इस बिल को अपने लेनदार, अपने किसी तीसरे पक्षकार को, किसी लेनदार को बेचान कर देते हैं। कारण ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि मिस्टर राम कुमार जिस प्रकार से विक्रेता हैं, उसी प्रकार से क्रेता भी हो सकते हैं। वो भी किसी से माल खरीद सकते हैं, और जब उन्होंने किसी से माल खरीदा होगा तो उसका भी उनको पेमेंट देना होगा, और जब पेमेंट देना होगा तो वो कहीं ना कहीं लेनदार के रूप में भी होंगे, वो किसी के देनदार के रूप में भी होंगे। तो यहाँ पर तीसरी प्रविष्टि फिर से चेंज हो जाती है।
तीसरी परिस्थिति में क्या करेंगे, हमने ये बिल मिस्टर मोहन कुमार को बेचान कर दिया है। मिस्टर राम कुमार ने ये बिल मिस्टर मोहन कुमार को बेचान एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम मिस्टर मोहन कुमार को आप डेबिट करेंगे और टू BR फॉर बिल्स एंडोर्समेंट इसका अर्थ हुआ कि हमने ये बिल जो मिस्टर कृष्ण कुमार से प्राप्त हुआ था वो हमने मिस्टर मोहन कुमार को दे दिया, क्योंकि मिस्टर राम कुमार को मोहन कुमार को 10,000 रुपये देने थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप ये बिल ले लो और कृष्ण कुमार से 3 महीने बाद पैसे ले लेना। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो अब मिस्टर मोहन कुमार के यहाँ पर हम एक प्रविष्टि करेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम कुमार। चौथी कंडीशन आती है, हाँ इसी तीसरी कंडीशन में मिस्टर कृष्ण कुमार के यहाँ पर नो एंट्री, कोई प्रविष्टि इसके यहाँ नहीं की जाएगी, क्योंकि मिस्टर कृष्ण कुमार को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो बिल को बेचान कर रहे हैं, बिल को बैंक से बना रहे हैं, या चौथी परिस्थिति में ही क्यों ना हो बिल को बैंक में संग्रह के लिए वसूली के लिए जमा कर रहे हैं। चौथी कंडीशन देखिएगा। इस परिस्थिति में क्या होता है, इस परिस्थिति में मिस्टर राम कुमार यह बिल ना तो बैंक से बुना रहे हैं और ना ही किसी को बेचान कर रहे हैं। ये बिल वो अपने बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक वालों को दे दी जिम्मेदारी कि भाई पैसे जमा करो, पैसे वसूल के मेरे खाते में जमा कर दीजिए आप ये। तो ऐसी स्थिति में मिस्टर राम कुमार ये बिल बैंक में दे देते हैं और जिम्मेदारी दे देते हैं बैंक को कि पैसे वसूल के मेरे खाते में जमा कर देना। देखिए पॉलिसी क्या करेंगे इसकी, यहाँ पर बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR फॉर बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, फॉर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बिल को बैंक में वसूली के लिए जमा कर दिया है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इसमें 4 परिस्थितियां हमारी क्लियर हो चुकी हैं। ये चारों परिस्थितियां आगे फिर एक नए रूप में होंगी। धन्यवाद।